वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की डिवाइस सीरीज में। और ये जो डिवाइस सीरीज है, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यहाँ पर ये जो डिवाइस सीरीज है साथियों, ये हम लोग चला रहे हैं पीसीएस 2024 और स्पेशली बीईओ 2024 के लिए। तो अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर सीरीज को फॉलो करिए। यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। और मैं इसको बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहा हूँ, तो इसको आज ही आप लोग फॉलो कर लीजिए। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है फंडामेंटल राइट। इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट के आपको 2-3 वीडियो और दे दिए हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आधे घंटे के, 40-40 मिनट के, तो उनको आप देख करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। आज जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो है आर्टिकल नंबर 17, 18, 19 और 20। इन 4 आर्टिकल्स की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। सबसे पहले जो बात होगी साथियों आज, वो होगी आर्टिकल नंबर 17 की, अनुच्छेद 17। साथियों, अगर मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की बात करूं, तो जो आर्टिकल 17 है साथियों, ये करता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 सीधे सीधे ये कह रहा है कि भारत से छुआछूत का अंत किया जाता है। छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 सीधे सीधे ये कह रहा है कि भारत में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं चलेगा। छुआछूत से क्या मतलब है साथियों? छुआछूत से मतलब होता है जातिगत आधार पर किसी से भेदभाव करना। मतलब मैं ऊंची जाति का हूँ, आप नीची जाति के हैं, इन सारी चीज़ों को मानना और उसके आधार पर मानव के साथ दुर्व्यवहार करना। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि आप अगर ऊंची जाति के हैं और किसी नीची जाति व्यक्ति के साथ आप अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे कि मैं ऊंची जाति का हूँ, तू नीची जाति का है, तू मेरे यहाँ आ नहीं सकता, मेरे यहाँ बैठ नहीं सकता, मेरे साथ खाना नहीं खा सकता, मेरे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, मैं तेरे यहाँ नहीं जाऊँगा, तो इस तरीके की जो वाहियात चीज़ें हैं, इनको भारतीय संविधान में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। जब हमारे यहाँ पर जब पुराना समय था और भारतीय संविधान लागू नहीं था, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जातिगत भेदभाव होता था। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच है। लेकिन जब भारतीय संविधान बना, तो जो संविधान निर्माता है उन्होंने तय किया कि इस बुराई को, इस कुरीति को भारतीय समाज से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी काम को करते हुए भारतीय संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 17, जो अनुच्छेद 17 पूरी तरीके से भारत के संविधान में जुड़ा हुआ है और कहता है कि भारत से छुआछूत का अंत किया जाता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात ये करता है, यानी अब भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ, अब भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर छुआछूत नहीं किया जा सकता। जातिगत आधार पर भेदभाव, जातिगत आधार पर भेदभाव का अंत, ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 17। और अगर आप किसी व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं, जाति संबंधित भेदभाव करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें एससी और एसटी वर्ग के साथ, क्योंकि मोस्टली जो भेदभाव होता है वो इन्हीं लोगों के साथ होता है, तो अगर हम बात करें आप किसी भी एससी और एसटी वर्ग के साथ भेदभाव करते हो, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहला जो इसके लिए अधिनियम बनाया गया है साथियों, वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। पहला तो अधिनियम ये बनाया गया है, अगर आप किसी के साथ जाति का संबंधी भेदभाव करोगे तो इस अधिनियम के अंतर्गत आप पर कानूनी कार्रवाई होगी।
और दूसरा जो इसके लिए अधिनियम बनाया गया है जो बहुत ही फेमस है, जो आप सब लोगों ने सुना होगा, वो है SC/ST एक्ट। और SC/ST एक्ट कब आया है, ध्यान रखना, ये आया है 1989 में। तो अगर आप वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, अगर आप उसके साथ जातिगत भेदभाव करोगे तो ऐसे में आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कानूनी जो कार्रवाई होगी साथियों, वो होगी SC/ST एक्ट के अंतर्गत। पेपर में पूछा जाता है SC/ST एक्ट कब आया है, तो आप लोग याद रखना, ये आया है 1989 में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा आपको मैं बता दूं, ठीक है। दूसरा जो है वो है SC/ST के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो पहला कानून आया वो आया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत से पूरी तरीके से छुआछूत का अंत कर दिया गया है। छुआछूत को हिंदी में एक शब्द और इस्तेमाल होता है, वो है अस्पृश्यता। तो पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है हिंदी वालों के लिए कि आर्टिकल नंबर 17 किस चीज़ का अंत करता है, तो आर्टिकल नंबर 17 अंत करता है अस्पृश्यता का, यानी छुआछूत का, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 17। और अगर आप किसी के साथ छुआछूत संबंधी भेदभाव करोगे तो SC/ST एक्ट में अंदर जाओगे, सीधी बात है। ये हुआ आर्टिकल नंबर 17। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास आर्टिकल नंबर 18, ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या है, आर्टिकल नंबर 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। हिंदी में से कहा जाएगा उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये है आर्टिकल नंबर 18। उपाधियां मतलब टाइटल्स, तो इसको जरा समझते हैं हम लोग। देखिए, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज ऐसे लोगों को जो उनके कहीं ना कहीं सपोर्टर हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, उनको बहुत सारी उपाधियां दिया करते थे, है ना। जैसे कैसी उपाधियां दिया करते थे, तो उपाधियां दिया करते थे, आपने उपाधियां सुनी होंगी, नवाब साहब, सुनिए कि नहीं, आपने अंग्रेजों के समय की एक उपाधि सुनी होगी जिसका नाम था नवाब साहब। अब ये नवाब साहब की उपाधि है। राव साहब, ये भी एक उपाधि है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ही फेमस सर अथवा नाइटहुड, KNIGSTHOW, ये नाइट रात वाला नहीं है, ये नाइट सरदार वाला है, नाइटहुड। तो सर की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि है, ये सब अंग्रेज प्रदान करते थे। किसको देते थे, ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कार्यों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करते थे, उनको ये उपाधियां प्रदान अंग्रेज किया करते थे, ऐसा होता था, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता है ये कि ये उपाधियां काम क्या करती थी, आप ये समझिए। अब हम इमेजिन करते हैं कि मान लो आपका एक गली का मोहल्ला है और उस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। अंग्रेजों को उनको कंट्रोल करना है, तो वो कैसे कंट्रोल करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, उस गली के ही किसी ठीक ठाक आदमी को एक उपाधि दे दी उन्होंने एक समारोह किया, और समारोह के बाद क्या किया, उन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि दे दी सबके सामने। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो गली के लोग हैं उनके कान खड़े हो गए, साहब कि ये जो आदमी है ये किसका है, अंग्रेजों का है। और अगर हमने यहाँ पर अब क्रांतिकारी गतिविधियाँ करी तो अंग्रेजों का ये आदमी है, ये उन्हें पूरी खबर दे देगा, और अंग्रेजों को अब कोई भी जानकारी जो है इसी के माध्यम से मिल जाएगी। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाज में ये मैसेज चला गया कि ये अंग्रेजों का आदमी है, अब हमें इससे बच के रहना है, थोड़ा क्रांतिकारी गतिविधियाँ छुप के करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके की सोच के साथ इन उपाधियों को दिया जाता था। बाद में जब हम आज़ाद हो गए तो हमने तय किया कि हम इस तरीके की किसी भी उपाधि को धारण नहीं करेंगे, और हमने स्वतंत्रता के बाद जोड़ा आर्टिकल नंबर 18, जो इस तरीके की सभी उपाधियों का अंत करता है। आज के समय में ये उपाधियां इस्तेमाल नहीं की जाती, ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है, क्योंकि ये उपाधियां क्या करती थी साथियों, ये उपाधियां सामान्य भारतीय नागरिकों को, जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दी जाती हैं, ऐसे नागरिकों से अलग करती थी। जिनके पास उपाधि होती थी वो अपने आप को बहुत फन्ने-खा समझते थे कि हम बहुत विशेष हैं, और जिनके पास उपाधि नहीं होती थी वो लोग अपने आप को गरीब, कमज़ोर, असहाय, लाचार समझते थे। तो भारतीय संविधान ने तय किया कि सब एक बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, इसीलिए हो गया उपाधियों का अंत।
तो अब कोई उपाधि इस तरीके की नहीं दी जाती है। लेकिन क्या भारत में अब कोई उपाधि नहीं दी जाती, ये भी सोचने वाली बात है। तो साथियों ऐसा नहीं है, उपाधियां आज भी दी जाती हैं। किन किन क्षेत्रों में दी जाती हैं या किन किन को उपाधि देने का अधिकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज के समय में अगर हम उपाधियों की बात करें तो आज के समय में उपाधियाँ कौन कौन दे सकता है। तो पहली संस्था जिसको उपाधि देने का अधिकार है वो है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां आज भी साथियों दी जा सकती हैं, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले, ठीक है, अगर आज के समय में कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले तो नाम के आगे डॉक्टर लगाए, क्या दिक्कत है, कोई रोक लेगा उसको? कोई नहीं रोक पाएगा, नाम के आगे आप डॉक्टर लगाइए। अगर कोई व्यक्ति एमबीबीएस कर ले तो वो भी नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लगाएगा, उसका अधिकार है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति संस्कृत में आचार्य की डिग्री ले ले तो वो भी अपने नाम के आगे आचार्य लगाए, क्या दिक्कत है, लोग लगाते हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं संस्कृत से पढ़े हैं, आचार्य की डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो ये उन लोगों को अधिकार है, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर बन जाए तो नाम के आगे इंजीनियर जोड़े, डॉक्टर बन जाए डॉक्टर जोड़े, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आज के समय में उपाधियां दी जा सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा क्षेत्र है जो उपाधियां देता है, उनको भी देख लेते हैं, चलिए। तो दूसरा जो क्षेत्र है जहां से हमें उपाधियां मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो क्षेत्र जहां उपाधियां मिलती हैं साथियों वो है सैन्य। सेना को भी उपाधि देने का अधिकार है। जैसे सेना कौन सी उपाधि देती है, सेना उपाधि देती है जनरल की। अगर कोई व्यक्ति सेना में जनरल बनता है तो नाम के आगे जनरल जोड़ेगा, जनरल वीके सिंह, सुना है ना आपने, तो वह अपने नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग करेगा। अगर कोई व्यक्ति सेना में कैप्टन बन गया, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सेना में कैप्टन बन जाता है, अगर कोई व्यक्ति सेना में बन जाता है मेजर, तो वह इन उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के साथ करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, और लोग करते भी हैं, बात समझ पा रहे हैं, तो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि देने का अधिकार है और सैन्य क्षेत्र में भी उपाधि देने का अधिकार इन लोगों को है, और ये उपाधियां देते भी हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त भारत में किसी को भी उपाधि देने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना, किसी को भी, ठीक है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य भी एक तरीके के सम्मान कुछ प्रदान करता है। जैसे अगर मैं राज्य की बात करूं, स्टेट भी कुछ उपाधि देता है, लेकिन उन्हें उपाधि नहीं कहा जा सकता है। जैसे राज्य को कुछ सम्मान देने का अधिकार है, जैसे भारत रत्न। तो ध्यान रखना, भारत रत्न हो गया, है ना, हो गया पद्म विभूषण, तो भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, या फिर हो गया पद्म श्री। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी ये उपाधियां नहीं है, ये क्या है, ये सम्मान है, ठीक है, ये सम्मान है, तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ये उपाधियां नहीं हैं, ये सम्मान है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उपाधियां देने का अधिकार आज के समय में बस इन्हीं दोनों के पास है, इसके अलावा और कोई उपाधि आपको नहीं दी जा सकती। हाँ, आपके यार दोस्त आपको बहुत सारी उपाधियां दे सकते हैं और देते हैं, तो उनको उपाधि के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 18। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आर्टिकल नंबर 19। और आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हिंदी में कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये है आर्टिकल नंबर 19, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल हमें बताता है कि इसके अंतर्गत हमें कितने तरीके की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अंतर्गत जो पहली स्वतंत्रता आपको प्राप्त है वो है विचार करने की। पहली स्वतंत्रता प्राप्त है वो है विचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप जो भी सोचना चाहें वो आप सोच सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप जो भी सोचना चाहें, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं आप उन्हें सोचिए, दिन रात सोचते रहिए। लौंडे तो खास करके सोचते ही रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो बिल्कुल आपका वो फंडामेंटल राइट है, आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, जो भी आप विचार कर रहे हैं
उस विचारों को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है, ध्यान रखना, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ साथियों कि जो भी आप विचार कर रहे हैं उस विचार को आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो, सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। और बिल्कुल सही बात है, पहुंचा देना चाहिए, वरना आप किसी को मन ही मन प्रेम करते रह गए, सामने वाले को कभी बोला ही नहीं तो मालूम ही नहीं चला, जब बोलने का अवसर आया तब तक मालूम चला 2 बच्चों की अम्मा बन गई। ऐसा होता है, लौंडों के साथ बहुत होता है ऐसा। तो बिल्कुल भारतीय संविधान आपको ये भी बता रहा है कि जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो भी आपके मन में फीलिंग है सामने वाले के लिए, उसे तुरंत बताओ, उसे एक्सप्रेस करो। अब एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो आप? एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्टली जा करके उसको बोल दो, या फिर आप कोई लेटर लिख दो, या फिर आप कोई किताब लिख दो। आपके उनमें जो भी विचार हैं, अब लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा मोदी जी को दिन रात करे आते रहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके मन में जो भी विचार हैं, उन विचारों को आप सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं किसी भी माध्यम से। आप फेसबुक पोस्ट लिखिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, कोई किताब लिख दीजिए, जो करना है करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। बस हाँ, एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कभी बोलने की आज़ादी आती है ना, तो एक चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्पाइडरमैन मूवी का एक बहुत ही फेमस कोट है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी आपको आज़ादी मिलती है ना, तो आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, ध्यान रखना। अगर आर्टिकल 19 आपको बोलने की आज़ादी दे रहा है, स्वतंत्रता है आपको बोलने की, तो आपको याद रखना है कि बोलने की आज़ादी के अंतर्गत आपको इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है जो संवैधानिक हो और पार्लियामेंट्री हो। इस तरीके के शब्द जो पार्लियामेंट्री नहीं है, उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। आप ऐसे शब्दों का अगर चयन कर रहे हैं जो अनपार्लियामेंट्री हैं या जो गैर संसदीय हैं, आप किसी को गाली गलौज दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपके ऊपर मानहानि का केस होगा, आप जेल भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जिसकी बुराई करनी है आप करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार में उनके जो प्रेस और मीडिया सलाहकार थे, उनका नाम था संजय बारू। और संजय बारू ने एक पुस्तक लिखी ठीक 2014 के इलेक्शन से पहले। उस पुस्तक का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उस बुक में उन्होंने भर भर के मनमोहन सिंह की बुराई करी और कहा कि मनमोहन सिंह तो ऐसे आदमी हैं जो नहाने भी जाते हैं तो रेनकोट पहन करके जाते हैं। यानी उनका कहना यह था कि उनके समय में जो भी घोटाले हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो। लेकिन उनको पता था, लेकिन उन्होंने पता होते हुए भी कोई भी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि वो उस तरीके के आदमी नहीं है। मतलब बहुत भर भर के बुराइयाँ करी। और ये जो बुक है, ये आई थी ठीक इलेक्शन से पहले, और उसका परिणाम ये रहा कि मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप से बहुत शानदार, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही बेहद अच्छे अर्थशास्त्री हैं। अगर हम ये कहें कि मनमोहन सिंह की वजह से भारत आज टिका हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में आया था, तो मनमोहन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को निकाला इससे। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे सुलझे हुए अर्थशास्त्री हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति यार अच्छे लोगों के लिए नहीं है। उसी का परिणाम ये रहा कि इलेक्शन में वो हार गए। हालांकि डायरेक्टली उन्होंने कभी कोई इलेक्शन जो है लड़ा भी नहीं मनमोहन सिंह ने, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो एक इकोनॉमिस्ट हैं और उसी काम को वो बेहतर करते हैं। वो तो ज़बरदस्ती उन्हें PM बना दिया गया। और उसका परिणाम ये रहा कि जब ये पुस्तक आई संजय बारू की, तो उस पुस्तक की वजह से वो इलेक्शन कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हुआ। हम ये नहीं कहेंगे उसी पुस्तक की वजह से हार गए, लेकिन हाँ, हार गए, ये बात सच है। तो यही तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपके मन में जो भी विचार हैं आप भरपूर बोलिए। आप यूट्यूब वीडियो बनाइए, फेसबुक पोस्ट लिखिए, किताब लिखिए, लव लेटर लिखिए, जो करना है आप करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि ये हमारी आज़ादी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि शब्दों का चयन सही होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया अभिव्यक्ति की आज़ादी, साथियों, ये शामिल होती है 19 फर्स्ट ए में, ठीक है। 19 फर्स्ट ए में आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, बोलने की आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी आपको इसके अंतर्गत प्राप्त है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े तो साथियों, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना कि आपको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन देश हित में इस आज़ादी पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जब आपको कोई आज़ादी दी जाती है, तो फिर जिम्मेदारी उसके साथ आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई आज़ादी मिलती है तो जिम्मेदारी भी है। अगर आप बोलोगे देश के विरोध में, जिससे देश का नुकसान हो रहा हो, तो सरकार इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, आपको डिटेन भी कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, ध्यान रखना। ये है आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट ए। आगे देखते हैं आर्टिकल, चलिए
आगे देखते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट बी। आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट बी क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट बी कहता है शांतिपूर्वक और निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता। लिख देता हूं, शांतिपूर्वक कॉमा निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता। ये है आर्टिकल नंबर, सॉरी ये गलत लिख गया, ये है आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट बी। यानी इसके अंतर्गत आपको शांतिपूर्वक और निरायुध, अब शांतिपूर्वक तो आपको समझ में आ रहा होगा, शांतिपूर्वक क्या है मतलब प्यार मोहब्बत से। निरायुध का मतलब क्या है? निरायुध का मतलब है बिना हथियार के। तो आपको शांतिपूर्वक और बिना हथियार के कोई भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप बिना हथियारों के कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कभी भी कर सकते हो। आप अपने घर 100 लोगों को बुलाओ, 200 लोगों को बुलाओ, शादी होती है तो हम क्या करते हैं? शादी में यही तो होता है कि शादी में हम एक शांतिपूर्वक सभा ही तो कर रहे हैं। भाई शादी हो रही है, हमने 500 लोगों को बुलाया है, कोई परमिशन चाहिए क्या इसके लिए? कोई परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, कोविड के टाइम पर कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमें परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि वो एक विशेष परिस्थिति थी, सामान्य परिस्थिति नहीं थी। और अगर स्थिति सामान्य है, अभी आप शादी करिए, 100 लोगों को बुलाइए, 1000 लोगों को बुलाइए, पूरा गांव का गांव इनवाइट कर दीजिए। गांव में तो शादियां होती हैं, 2-2 हज़ार लोग आते हैं। हमारे गांव में शादी होती है, 2-2 हज़ार लोग आते हैं, पूरा का पूरा गांव इनवाइट होता है, 3-3 दिन तक दावत चलती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है, बस बिना हथियारों के होना चाहिए। इसी अधिकार के अंतर्गत पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। लेकिन हाँ ये है, अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब शादी विवाह में तो 500, 600, 1000, 2000 लोग इकट्ठे होंगे। मान लो कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है तो उसमें 2 लाख लोगों की भीड़ आ रही है, 3 लाख लोगों की भीड़ आ रही है, आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ऐसे में आपको जिला प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हम ये रैली करने जा रहे हैं। वो आपको इस आधार पर परमिशन देंगे कि इतनी बड़ी भीड़ को हमें मैनेज करने की हमारे पास क्षमता है या नहीं, ठीक है। अगर उनके पास क्षमता होगी तो आपको करने की अनुमति मिलेगी। और मान लो 10 लाख लोगों की भीड़ आप बुला रहे हो तो उन्हें इकट्ठा करना, मैनेज करना, ट्रैफिक को मैनेज करना, ये भी तो जिले की जिम्मेदारी है। तो फिर जिला प्रशासन ये मैनेज करेगा कि वो इतने लोगों को हैंडल कर सकता है या नहीं। अगर हैंडल कर पाएगा तो आपको अनुमति मिलेगी, हैंडल नहीं कर पाएगा या आपके सम्मेलन करने से कोई गंभीर कोई दंगा वंगा होने की परिस्थिति है तो फिर ऐसे में परमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर नॉर्मल कोई शांतिपूर्ण सम्मेलन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत आपको कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का भी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, आगे है साथियों 19 फर्स्ट सी। 19 फर्स्ट सी में क्या आता है भैया? 19 फर्स्ट सी में सम्मिलित होता है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 1 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भाई। आर्टिकल नंबर 19 सी के अंतर्गत आपको संघ यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी संगठन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, आप नागरिक संगठन बना सकते हैं। तो इस प्रकार के संगठन आप बना सकते हैं। आप चाहें तो मजदूर संगठन बना लीजिए, लोग बनाते हैं ना, लोग बनाते तो हैं मजदूर संगठन। तो आप चाहें तो मजदूर संघ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। आपको पर्यावरण के हित में कोई संगठन बनाना है, प्रदूषण के खिलाफ कोई संगठन बनाना है, किसी नेता के खिलाफ कोई संगठन बनाना है, कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है, आप बनाइए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप एक संगठन बना रहे हैं सिमी जैसा, इंडियन मुजाहिदीन जैसा, तो ऑब्वियस बात है सरकार आपको पेल देगी रख के। पहले तो पुलिस पेलेगी, उसके बाद आपका संगठन बैन कर दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा जेल में, ठीक है। तो ये इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 19 फर्स्ट डी। आगे आएगा 19 फर्स्ट डी। 19 फर्स्ट डी में क्या स्वतंत्रता मिली है हमें? 19 फर्स्ट डी में हमें स्वतंत्रता मिली है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। देश में, इसके लिए शब्द आएगा अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ये है देश में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आपको इंडिया में जहाँ घूमना है आप घूमिए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी पूछेगा नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। अब हम पश्चिम यूपी में रहते हैं, हमारा जब मन करता है हम उत्तराखंड भाग जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पास में है, हमारे यहाँ से बहुत पास में। जब मन होता है उत्तराखंड चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता भाई क्यों आए हो, इतनी बार क्यों आ रहे हो साल में। हमारा तो जब मन होता है तब भाग जाते हैं। हमारे यहाँ से उत्तराखंड है ही कितना, 200 किलोमीटर उत्तराखंड है। अभी ड्राइव करना शुरू करें तो 4 घंटे में उत्तराखंड।
इतना ही दिल्ली है, तो हम तो जब मन होता है तब दिल्ली जाते हैं, जब मन होता है नोएडा जाते हैं, जब मन होता है उत्तराखंड जाते हैं, कोई नहीं रोकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह हम जा रहे हैं, मान लो हम जम्मू कश्मीर जाना चाहें और जम्मू कश्मीर में मान लो चल रहा है कर्फ्यू, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वहीं पे मैं जाके कहूँ कि मुझे यहीं टहलना है, तो फिर मैं वहाँ नहीं टहल सकता, पुलिस मुझे मारेगी। मारेगी किसके लिए? मेरे हित के लिए मारेगी, क्योंकि अगर मैं ऐसी जगह पर टहलूंगा जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हो सकता है कोई आतंकवादी मुझे ही गोली मार के उड़ा दे। तो मेरी सुरक्षा के लिए सरकार क्या करेगी? मुझे वहाँ जाने से रोक देगी। अगर कहीं सामान्य परिस्थिति है, कहीं पे नॉर्मल कंडीशन चल रही है, तो फिर बिल्कुल आप घूमिए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं, जहाँ मन हो वहाँ जाओ, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, कोई भी तुमसे पूछेगा नहीं साहब तुम कहाँ क्यों घूम रहे हो। अगर कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई विशेष परिस्थिति है, तो ऐसी स्थानों पर जाने से आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या फिर कुछ आदिवासी इलाके हैं, जैसे आदिवासी इलाकों की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जैसे एक बहुत ही फेमस आदिवासी इलाका है जहाँ पर हम लोगों का जाना मना है, और उसका नाम है सेंटिनल आइलैंड। इंटरनेट अगर मेरा चल जाए, साथ दे दे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चल जाओ बाबू, चलिए चल गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, पहली बार इसने आज मेरा साथ दिया है। ठीक है, तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, और हमारी प्यारी पृथ्वी में ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत में ये जो इलाका आप देख रहे हो ये है अंडमान और निकोबार। अभी जूम होगा तब आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये मैं इस आइलैंड पर जूम करूँगा तो ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है, इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है, ये जो आइलैंड आपको मे भी दिख रहा होगा, ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, इस आइलैंड का क्या नाम है? थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, मे भी कम है थोड़ा सा। ओके, इस आइलैंड को जो आप देख रहे हैं, इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पर हम लोगों का जाना अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। हम इस आइलैंड में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेंटिलीज। अब सेंटिलीज जनजाति अपने आप में कुछ ज़्यादा ही विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि अगर आप इस आइलैंड पर जाओगे तो ये तुम्हें मार के खा जाएंगे, बिल्कुल हाँ, मार के ही खा जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ इस आइलैंड पर नहीं जा सकते। हम यहाँ इसलिए नहीं जा सकते कि ये हमें मार के खा जाएंगे, अरे हमें तो मारना बहुत मुश्किल है यार। हम इसलिए यहाँ नहीं जाते हैं, सरकार हमें इसलिए यहाँ जाने से रोकती है कि अगर हम यहाँ गए तो ये लोग ख़त्म ही हो जाएंगे, हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। कैसे नहीं छोड़ेंगे? हम यहाँ जाएंगे, ईसाई लोग अपना चावल का बोरी लेकर के जाएंगे, है ना, 20,000 की गड्डी लेकर के जाएंगे, इन लोग को देंगे और कहेंगे चलो ईसाई बन जाओ, वहाँ चर्च बना डालेंगे, और इससे क्या होगा? इनकी संस्कृति, इनका समाज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हम लोग वहाँ जाएंगे तो बढ़िया गुटखा खा के बोलो जो वहाँ केसरी करेंगे, इनको गुटखा दे आएंगे। लोगों ने आज तक गुटखा नहीं खाया, इन लोगों को गुटखा दे आएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ दे आएंगे, बढ़िया पान बसाड़ा बीड़ी सिगरेट इनको दे आएंगे, जिससे खा करके अपने फेफड़े ये फूंक लेंगे और मारे जाएंगे। तो ऐसे में इन लोगों को बचाने के लिए कि ये लोग सुरक्षित रहें भाई, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जाना लोगों का मना कर दिया है। अब कोई आदमी है कि मैं तो यहीं जाऊँगा यहीं घूमूंगा, तो नहीं भाई, ऐसे नहीं घूम सकता तू, क्योंकि तेरे को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? नहीं आई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में आप कहीं भी घूमिए, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 19 ई। 19 ई, इसमें क्या आएगा भैया? इसमें सम्मिलित होता है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल हमें आज़ादी है निवास करने की। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं। आपको जिस स्टेट में बसने का मन करे, जहाँ रहने का मन करे आप रहिए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो। आप दिल्ली में रहिए, मुंबई में रहिए, कहीं भी रहिए, भारत छोड़ के बाहर चले जाइए, पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ आपको रहने का मन करे वहाँ आप रह सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई मेरे को तो रहना है इसी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पे, तो यहाँ नहीं रह पाएगा, यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखे हैं जिनका पालन हम सभी लोगों को करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आगे है 19F। ठीक, 19F, आगे है 19F। 19F क्या है? 19F है साथियों, 19F है कोई भी व्यापार या वृत्ति मतलब है जीवन जीने के लिए जरूरी चीज़ें,
वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई भी व्यापार करना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, यानी जिस तरीके का जीवन आपको जीना है, आपको बेहतर जीवन जीना है, तो भाई आप व्यापार करिए, बहुत अच्छा व्यापार करिए। आपको अधिकारी बनना है, आप अधिकारी बनिए। आपको जीवन में जो बनना है आप बनिए, व्यापार करिए। कोई भी वृत्ति का मतलब है कोई भी काम, जो आप काम आप करना चाहो उस काम को करो। आप IAS बनिए, आप PCS बनिए, आप व्यापारी बनिए, आप मास्टर बनिए, मेरी तरह जो बनना चाहें आप बन सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको कुछ नहीं बनना है, आप कुछ मत बनिए। आपको चोर बनना है, चोर बनिए, डाकू बनना है, डाकू बनिए, आतंकवादी बनना है, आतंकवादी बनिए। बाद में पुलिस आपको पेलेगी, आर्मी आपको पेलेगी, वो बाद की बात है। लेकिन हाँ, जब आप चोर बन रहे होंगे, डाकू बन रहे होंगे, तब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा साहब कि तू क्यों बन रहा है। बात समझ रहे हैं? कोई आदमी है कि मेरे को चोर बनना है बड़ा होगी, तो कहता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चोरी करेगा तो पुलिस द्वारा पेल दिया जाएगा, सीधी बात है। क्योंकि अगर चोर बनना तेरा अधिकार है तो पुलिस के द्वारा तू पेला जाएगा, ये पुलिस का भी अधिकार है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी काम करना है आप करिए, लेकिन हाँ, कुछ काम करने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे टोटल 6 ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब तुम जो है सड़क के किनारे बैठ जाओ और किलो के हिसाब से दवाइयाँ बेचो कि मैं तो दवाई बेचूंगा, मेरे को तो बचपन में डॉक्टर खेलना अच्छा लगता था, इसलिए मैं तो डॉक्टर खेलूंगा, लोगों को दवाई बेचूंगा। तो भैया ऐसे नहीं बेच सकते, तुम तो अपने शौक के चक्कर में लोगों को मार डालोगे। तुम जो है ये कहो मैं तो बचपन में पायलट बनना चाहता था, बन नहीं पाया, और मैंने मजबूरी में आकर के BCom कर लिया, BA कर लिया, लेकिन मेरे को अभी हवाई जहाज उड़ाने का शौक है, मैं तो हवाई जहाज उड़ाऊंगा। आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो, नहीं उड़ा सकते, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो जिन चीज़ों के लिए लाइसेंस ज़रूरी है उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। टोटल मैंने बताया 6 ऐसी चीज़ें जिनके लिए लाइसेंस चाहिए। मैंने कल का जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि भारत में जब LPG रिफॉर्म हुए तो किस तरीके से लाइसेंस नीति को जो है समाप्त किया गया। केवल 6 ही क्षेत्र ऐसे जिनमें लाइसेंस चाहिए। उनके अलावा जो व्यापार करना है, तो मोबाइल की दुकान खोल, कपड़े की दुकान खोल, कुछ भी कर यार, कोई नहीं रोकता है। तुम IAS बनो, PCS बनो, DM बनो, SDM बनो, DSP बनो, जेलर बनो। अभी हमारे यहाँ से रिजल्ट आया, धनाधन लोग, कोई DSP बन रहा है, कोई जेलर बन रहा है, मौज ही मौज है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बनना है जिंदगी में बनो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस जो आप बनना चाहें बनिए, लेकिन बस नियमों का पालन करते हुए आपको इस चीज़ को मानना होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 19। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक आर्टिकल आपको और बता देता हूं। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आएगा साथियों आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या है? आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों के लिए, लिख देता हूं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये है आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20। काफ़ी महत्वपूर्ण। 19 हमने पूरा पढ़ लिया। अच्छा, 19 में एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रेस की जो आज़ादी है वो 19(1) में ही आती है। 19(1)(a) में, जो मैंने सबसे पहला आपको बताया, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता भी उसी में आती है, ध्यान रखना। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या है भाई? आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, देखते हैं क्या है भाई। आर्टिकल नंबर 20 हमें यह बताता है कि पहली बात तो ये कि किसी भी अपराध के लिए आपको तब दोषी माना जाएगा जब आपके द्वारा किए जाने वाला काम वर्तमान कानून के हिसाब से अपराध हो। ध्यान रखना, बहुत सीधी सी बात है। आपको किसी भी काम के लिए तब अपराधी माना जाएगा जो काम आप कर रहे हो वो वर्तमान कानून के हिसाब से अपराध होना चाहिए। अगर कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जो अपराध है ही नहीं, या IPC में लिखा ही नहीं है कि अपराध है या नहीं, तो फिर उस काम के लिए आपको कभी भी दंडित नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं? यानी आपके द्वारा किए जाने वाला काम आज के हिसाब से अपराध होना चाहिए, IPC में लिखा हो। दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, शायद आप लोग जानते भी हो ये बात, IPC और CRPC। अगर मैं IPC और CRPC की बात करूं साथियों, तो IPC हमें यह बताती है कि जो काम आपने किया है वो अपराध है या नहीं। ध्यान रखना, IPC का काम क्या है? IPC का काम है ये डिसाइड करना कि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला काम अपराध है या नहीं। और CRPC का काम है कि अगर वो व्यक्ति जिसने जो कार्य किया है वो अपराध है तो फिर उस अपराध के लिए क्या सजा होगी। तो IPC हमें बताता है कि जो काम आपने किया है वो अपराध है या नहीं, और अगर अपराध है तो फिर CRPC में उसकी सजा लिखी होगी। ठीक है, तो इन दोनों से ये चीज़ डिसाइड होती है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो IPC में लिखा हो कि ये अपराध है। अगर IPC में वो अपराध के तौर पर दर्ज ही नहीं है तो उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए
मान लीजिए आज कोई काम जो हो रहा है वो आज अपराध नहीं है। जैसे इमेजिन करते हैं 2013 में एक बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ, निर्भया रेप केस। निर्भया रेप केस में क्या हुआ, दिल्ली में एक महिला को बुरी तरह से बलात्कार करके मार डाला गया। उसके बाद ये नियम बना दिया है कि अगर आप किसी महिला को लगातार 30 सेकंड तक लगातार घूरते हो और आपके घूरने की वजह से वह असहज हो जाती है, तो ऐसे में फिर आपके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लगेगा और आप जेल में जाओगे। ठीक है, अब ये कानून कब बना, 2013 के बाद। अब मान लो कोई महिला कोर्ट में जाए या थाने में जाए और कहे, किसी आदमी को ले जाके उसके खिलाफ FIR करे और ये कहे कि साहब जब मैं 5 साल की थी और ये 6 साल का लौंडा था तो इसने मेरे को 1 घंटे घूरा था और चूंकि अब ये अपराध है तो इसे जेल में डालो। तो इस काम के लिए उस व्यक्ति को आज जेल में नहीं डाला जा सकता। क्यों नहीं डाला जा सकता? इसलिए नहीं डाला जा सकता साथियों कि जब उसने ये काम किया था, ठीक है, जब मैं 5 साल का था या 6 साल का था, उस समय ये कानून था ही कहाँ कि किसी को घूरना अपराध है। तो जिस समय ये कानून अपराध था, जिस समय ये कार्य अपराध था ही नहीं, उसके लिए उसको दंडित भी नहीं किया जाएगा। हाँ, अब अगर वो उसको घूरता है 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटा अगर घूरता है तो वो फिर उसके लिए दंडित किया जाएगा। यानी किसी भी कार्य के लिए आपको तभी दंडित किया जाएगा जो आज के हिसाब से अपराध है। अगर आज अपराध नहीं है लेकिन 10 साल बाद वो अपराध हो गया, तो ऐसा नहीं है कि काम आपने आज किया है तो सजा आपको 10 साल बाद मिलेगी कि नहीं तूने पहले तो किया था अब तुझे जेल भेजेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आज के हिसाब से अपराध होना चाहिए तो जेल जाएगा, वरना जेल नहीं जाएगा। बहुत सीधी सिंपल सी सच्ची सी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसमें पॉइंट आपको ये नोट करना है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही या फिर साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मान लो पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस आपको मार रही है, कह रही है अपना गुनाह कबूल कर। अब तुमने मान लो पुलिस की मार से बचने के लिए कबूल कर लिया, तो कोर्ट में जब आप जाओगे तो कोर्ट में जज साहब आपसे पूछेंगे कि ये जो अपराध तुमने कबूल किया है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। ठीक है, तो फिर आप वहाँ कह सकते हैं कि हाँ सर, मुझे पुलिस मार रही थी, इसीलिए मैंने मार से बचने के लिए ये अपराध कबूल कर लिया है। तो ऐसे में वो गवाही नल एंड वॉइड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में दिए गए बयान सामान्य रूप से मान्य नहीं होते हैं, और अगर वो बयान दिए भी जा रहे हैं तो जज साहब प्रॉपर पूछते हैं कि आपने जो बयान दिया है वो बयान किसी दबाव में तो नहीं है। अगर वो बयान किसी दबाव में है तो वो बयान मान्य नहीं होगा, और किसी भी व्यक्ति को आप स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये बात को स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ आर्टिकल नंबर 20। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं सोचता हूँ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल आपको अगर लग रहा हो कि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, ये जो आर्टिकल है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यार, पूरे संविधान में अगर कोई सबसे डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है तो वो है फंडामेंटल राइट। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक आर्टिकल अपने आप में पूरी पूरी कहानी समेटे हुए है, और अगर आप इन्हें डिटेल में तैयार कर लेते हो, जो कि आप कर ही रहे हो, तो ऐसे में आप ये देखोगे कि ये आपको प्री में तो हेल्प करेंगे ही, क्योंकि इनसे पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, ये बात तय है। ये आपको प्री में तो हेल्प करेंगे ही, इसके साथ साथ ये आपको मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे ना, जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपकी समझ को विकसित करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि केवल प्री थोड़ी देना है आपको। आप PCS दोगे, BO दोगे तो केवल प्री देके थोड़ी काम चल जाएगा कि प्री पास कर लिया बस हो गया। नहीं यार, मेंस भी तो देना है, और मेंस में आंसर राइटिंग होगी, ऐसे राइटिंग होगी, और ऐसे राइटिंग करने के लिए आपके दिमाग में माल मसाला तो हो। केवल एक आर्टिकल रट्टा मार लेने से कि नहीं ठीक है 19 जो है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बस हो गया, इससे काम थोड़ी चलेगा। वहाँ तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे में तैयारी अच्छे से करते रहो भाई। वीडियो में थोड़ा जो है मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मेहनत करिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।